राजनीतिक सिद्धांत श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे समाज में आमतौर पर विज्ञान, गणित और तकनीकी में उच्च शिक्षा को ज्यादा वरीयता दी जाती है और इसी वजह से ज्यादातर अच्छे विद्यार्थी इन्हीं एकेडमिक फील्ड्स में 12वीं के बाद डिग्री के लिए एडमिशन ले लेते हैं। विज्ञान और गणित निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं क्योंकि इनमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति कैसे काम करती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि सामान्यतः इन चीजों को समझना इतना आसान नहीं होता क्योंकि कभी कभी ये सीधे तौर पर इंसानों से जुड़े हुए नहीं दिखते। साथ ही गणित और विज्ञान बहुत ही सिस्टमेटिक सब्जेक्ट्स हैं और इसीलिए अगर कोई विद्यार्थी छोटी कक्षा में इन पर ठीक से ध्यान नहीं देता तो उसके फंडामेंटल्स इतने कमजोर रह जाते हैं कि बड़ी कक्षाओं में आने पर वो इन विषयों को ठीक से समझ पाने का आत्मविश्वास खो देता है। इसके उलट सामाजिक विज्ञान में हम लोगों, समाजों और उनके आपसी संबंधों के बारे में पढ़ते हैं और क्योंकि हम सब इंसान ही हैं इसीलिए इन चीजों को हम ज्यादा करीब से ज्यादा आसानी से महसूस होता हुआ फील कर पाते हैं। बहुत से आईआईटीएंस, साइंस स्टूडेंट्स यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी, समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री आदि तमाम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों को अपना मुख्य विषय बना लेते हैं क्योंकि उन्हें ये विषय बहुत रुचिकर, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं। और आप भी बहुत जल्दी रियलाइज करेंगे कि राजनीति शास्त्र, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले इन विषयों की तुलना में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अन्य कई विषय भी हमसे सीधे तौर पर जुड़े हुए ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछने से बचते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र ना तो बिल्कुल शर्मीला है और ना ही से डांट खाने का डर है। बस सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र को छोड़ दीजिए, उसमें तो हम कुछ भी डिस्कस करते हैं। इसी बात पर राजनीति शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। राजनीति आखिर है क्या? सामान्यतः देखा जाता है कि जो लोग किसी विषय को पढ़ रहे होते हैं, कम से कम उन लोगों के बीच उस विषय की परिभाषा को लेकर कोई मतभेद नहीं होता। अगर गणित पढ़ने वाले लोग इसी बात पर राजी ना हो कि आखिर गणित है क्या, तब तो उसे पढ़ने वाले लोगों की समझ बढ़ने और गणित के विकास दोनों की ही संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजीब लग सकता है कि राजनीति की परिभाषा को लेकर भी इस विषय को पढ़ने वाले लोगों और जन सामान्य में अलग अलग तरह के मत देखे जाते हैं। यदि आप राजनेताओं और नौकरशाहों से पूछेंगे तो शायद वे कहेंगे कि राजनीति समाज की जरूरतों को पूरा करने का सबसे मजबूत और कारगर जरिया है। ईसाइयों के वर्तमान मुख्य धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का कहना है कि राजनीति महान है। राजनीति दान के सर्वश्रेष्ठ रूपों में से एक है क्योंकि ये सार्वजनिक हित के लिए की जाती है। हम इसे तब दूषित कर देते हैं जब हम इसे व्यापार के साथ मिलाने लग जाते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग राजनीति को शासन चलाने, सत्ता के लिए आपस में लड़ने और इस उद्देश्य को पूरा करने में किए जाने वाले छल कपट और साजिश से जोड़कर देखते हैं। जब आम नागरिक राजनेताओं को लंबे चौड़े वादे करने के बाद उन पर मुकरता हुआ देखते हैं, उन्हें राजनीतिक पदों का प्रयोग व्यक्तिगत हितों को साधने में करते हुए देखते हैं, तो उनके लिए राजनीति घृणा का विषय हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगने लगता है कि राजनीति ही सभी तरह के अपराधों की जड़ है। कुछ समझदार लोग जब इस तरह के अनैतिक कार्यों को राजनीति से जुड़ा हुआ देखते हैं तो वे राजनीति ना कहकर इसे गंदी राजनीति कहते हैं। ऐसी स्थिति में वे सावधानी पूर्वक राजनीति से पहले गंदी उपसर्ग लगा देते हैं। ऐसा करने से कम राजनीति और गंदी राजनीति के बीच का अंतर तो स्पष्ट हो ही जाता है। अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद की उलट-पुलट घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि जनता का राजनीति और राजनीतिक दलों पर गहरा अविश्वास क्यों है। भाजपा ने कुल 288 सीट्स में से सर्वाधिक 105 सीट्स जीती, पर बहुमत के लिए आवश्यक 145 सीट से कम रह गई। चुनाव से पूर्व गठबंधन में भाजपा के साथ शिवसेना भी मौजूद थी, जिन्होंने कुल 56 सीट जीती। चुनाव परिणामों के बाद सभी को लग रहा था कि भाजपा और शिवसेना की गठबंधन सरकार बनना तय है, लेकिन ढाई साल तक मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर भाजपा और शिवसेना में झगड़ा हो गया और उनका गठबंधन टूट गया। कोई भी राजनीतिक दल बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में था ही नहीं। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भाजपा को छोड़कर अन्य तीन प्रमुख दलों शिवसेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर आम सहमति बनने लगी। लेकिन ये नया गठबंधन बहुमत सिद्ध करने की तरफ बढ़ पाता, इससे पहले ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ऐतिहासिक विरोधी रहे एनसीपी के वरिष्ठ राजनेता अजित पवार के साथ केंद्र सरकार को एनसीपी द्वारा बीजेपी को समर्थन मिलने का पत्र भेज डाला, जो बाद में खोखला साबित हुआ। अजित का मानना था कि उनकी पार्टी उनके द्वारा भाजपा को समर्थन के अचानक लिए गए निर्णय पर आगे बढ़ चलेगी
केंद्र सरकार ने सुबह सुबह 5:47 पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के एक विशेष प्रावधान का प्रयोग करके बिना ठीक से जांच पड़ताल किए राष्ट्रपति शासन हटाने की संस्तुति कर दी। सुबह होने से पहले राष्ट्रपति शासन भी हट गया। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। जब लोग सुबह उठे तब उन्हें पता चला कि जब वो लोग सो रहे थे, महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई के दांवपेच लोकतंत्र का मजाक सा बना रहे थे। जब लोग खुलेआम राजनीति में दलाली होती हुई देखते हैं तो फिर उनका राजनीति से विश्वास उठने लग जाता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जब हमारे लोकतंत्र में चीजें गड़बड़ाने लग जाती हैं तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को लाइन पर ले आता है, और वो है हमारी न्यायपालिका। इस मामले में भी आखिरकार न्यायपालिका सक्रिय हुई और सुप्रीम कोर्ट ने नवचयनित मुख्यमंत्री फडणवीस को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे दिया। शपथ तो ले ली गई थी, लेकिन बहुमत सिद्ध करने के लिए जितने विधायकों की आवश्यकता थी उतने का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। यहाँ बंदोबस्त बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राजनीतिक दल विधायकों को तोड़ने के प्रयास में नजर आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में इन लोगों को राजनीतिक मर्यादा दिन दहाड़े लांघते हुए शर्म तक नहीं आई। खुलेआम राजनीतिक गर्मा का चीरहरण किया जाता रहा, और इसीलिए यहाँ बंदोबस्त शब्द का प्रयोग करना वास्तव में ऐसे लोगों को रियायत दे देना है, उन्हें अपराध के बाद छोड़ देने जैसा है। कुछ दिनों पहले कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। विधानसभा या संसद में विश्वास मत हासिल करने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा अपने विधायकों, अपने सांसदों को किसी होटल में एक साथ नजरबंद करके रखना हमारे देश में राजनीतिक चरित्र में आई गिरावट का घिनौना प्रतीक है। जनता द्वारा चुनकर पहुंचे प्रतिनिधियों पर अब इतना भरोसा खुद वो राजनीतिक दल नहीं कर पाता जिसने उन्हीं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी थी। शायद टिकट देने से पहले तो ये राजनीतिक दल ऐसे इंसानों को चरित्रवान और वफादार मानते होंगे। संख्या बल ना जुटता हुआ देख देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेने के महज 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली शिवसेना के उद्धव ठाकरे उन्हीं के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम ने न जाने कितने मतदाताओं का लोकतंत्र में विश्वास झकझोर कर रख दिया। लेकिन राजनीति को एक विषय के रूप में अध्ययन करने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि अगर राजनीति सच में इतनी ही बुरी होती तो फिर निश्चित रूप से गायब ही हो गई होती। राजनीति को लेकर भले ही किसी भी तरह की मान्यताएं चलती रहें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसी भी समाज को कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी कि सामूहिक निर्णय लेने के लिए किसी न किसी तरह के राजनीतिक स्वरूप की अपरिहार्य आवश्यकता होती ही है, चाहे वो समाज स्विट्जरलैंड की तरह संरचनात्मक रूप से काफी हद तक एक जैसा हो या फिर भारत देश के जैसा विशाल, विविधतापूर्ण और जटिल। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।